वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। डीएलएड का एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है। अपकमिंग एग्ज़ाम आपके अब होने वाले हैं। एसआई का एग्ज़ाम आएगा आपका, और शायद कुछ ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स भी हैं, और उसके बाद आपके ये लेक्चरर का एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम हमें दिख रहा है वो होने वाला है। ठीक है, तो अभी तो लाइन में जो लगे हैं आपका ग्रुप सी और एसआई का एग्ज़ाम है, जो शायद अभी बिल्कुल लेटेस्ट होने वाले हैं। और जो आपका लेक्चरर की डेट आई है ये आपकी आई है 6 अप्रैल की। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम आपके लिए क्लासेस करवा रहे हैं। आज की जो क्लास है वो एज ए इंट्रो क्लास या बेसिक क्लास मान लीजिए, क्योंकि जो मैं आज आपको करवाऊंगी कुछ उत्तराखंड की नॉलेज, कुछ आपके लिए हिंदी रहेगा और कुछ आपके लिए जीके रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपना जो एक रणनीति जो मैंने बनाई है, क्योंकि मेरे को खुद भी एग्ज़ाम देना है, ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर और लेक्चरर का एग्ज़ाम मुझे खुद भी देना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको, अगर मेरे से आप जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको प्रॉपर जीएस की और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस करवाई थी, सिलेबस करवाए थे। ठीक है, अब सिलेबस में क्योंकि आपके पास रीजनिंग है, हिंदी भी है, तो हम क्या करेंगे, हफ्ते में 1 से 2 दिन आपके लिए हिंदी के साथ साथ उत्तराखंड और हिंदी एक साथ लेके चलेंगे, और कुछ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और कुछ जीके आपके लिए प्रॉपर क्लासेस करवाएंगे। ठीक है, तो कल से हम क्या करने वाले हैं, कल से हम आपको जीएस प्रॉपर बाकायदा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सेपरेट करवाएंगे। ठीक है, हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक, और लेक्चरर के एग्ज़ाम 6 अप्रैल को जो डेट दी गई है, तब तक हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे। थॉरो स्टडी हम करना चाहेंगे, और वीक में 1 दिन मैं आपको पूरे एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। अगर आप एग्री करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो जीके के क्वेश्चन लिए हैं उत्तराखंड के, ये लिए हैं जो हमारे नियुक्तियां हैं, सबसे प्रथम नियुक्ति और वर्तमान में जो चल रहे हैं लेटेस्ट, वो मैं आपको आज करवाऊंगी। इसके बाद थोड़ा सा हम हिंदी और बाकी जीके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जीके तो ऐसा है ना, हर एग्ज़ाम में जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, चलिए, प्रथम राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, हमारे जो उत्तराखंड राज्य जब बना था तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, जो 9 नवंबर 2000 को बने हुए थे। उसके बाद काफ़ी सारे राज्यपाल आए, तो वर्तमान में जो राज्यपाल चल रहे हैं वो आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, तो प्रथम हो गए सुरजीत सिंह बरनाला, और वर्तमान है आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री क्या थे ना, कि जब एकदम से उत्तराखंड बना था तो निर्वाचन नहीं हुआ था, चुनाव नहीं हुए थे, तो उस समय कुछ अंतरिम मुख्यमंत्री जो बने थे वो आपके नित्यानंद स्वामी होते हैं। अभी अपर पीसीएस का जो आपका लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम करवाया था, तो वहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर निर्वाचित और अंतरिम नहीं लिखा हुआ था, तो वहाँ पर आंसर उसका जो कमीशन ने सही किया है वो नित्यानंद स्वामी ही किया है, और कायदे से होना भी नित्यानंद स्वामी ही चाहिए। जब तक निर्वाचित और अंतरिम न पूछा जाए तो यहाँ पे आपको प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ही करना है। अगर ऑप्शन में नारायण दत्त तिवारी आ जाता है और नित्यानंद स्वामी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, जो दोनों में से एक आता है तो एक ही का नाम करेंगे जो प्रथम है। लेकिन अगर अंतरिम और निर्वाचित लिखा हुआ है तो आपको दोनों चीज़ याद होनी चाहिए कि जो प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम थे तो नित्यानंद स्वामी थे, और निर्वाचित थे नारायण दत्त तिवारी, और केवल अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिया जाता है तो वो नित्यानंद स्वामी ही आंसर कमीशन की तरफ से है। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री सभी को पता होगा कि पुष्कर सिंह धामी हैं। चलिए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अब अंतरिम वाली बात यहाँ पे भी वही बात है, तो अंतरिम जो सरकार बनी थी तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे आपके प्रकाश पंत, और जब निर्वाचित वाले थे उस समय थे यशपाल आर्य। ठीक है, और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, आपकी रितु खंडूड़ी हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभिन्द्र देसाई, और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं मनोज कुमार तिवारी। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ क्लासेस करवाई थी तो कई लोग विपिन सांघी बता रहे थे, मैंने भी आंसर विपिन सांघी करा था, लेकिन बाद में कमेंट आया था मुझे कि मनोज कुमार तिवारी हैं। तो क्या होता है ना कि जानकारी होती है तो हम कई बार तो ऑप्शन में आगे पीछे एक रिदम में चल रहे होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, और उसके बाद फिर मुझे कमेंट आए कि नहीं विपिन सांघी हैं। तो विपिन सांघी इसका आप कुछ मत करिए, आप ना एक काम करिए, आप हमारे आंसर पे डिपेंड रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, विश्वास कीजिए, हम आपको बिल्कुल अप टू डेट जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन आप थोड़ा गूगल का ज़माना है, आप क्या कीजिए ना, जैसे ये अध्यक्ष वगैरह मैं आपको बताए तो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे हाई कोर्ट सर्च करना है, आपको हाई कोर्ट का जो वेबसाइट चलेगी ना वो खुद ब खुद बता देगी कि अभी चीफ जस्टिस कौन बना हुआ है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो अभी हैं मनोज कुमार तिवारी हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। प्रथम महाधिवक्ता जब अंतरिम सरकार थी तो एलपी नैथानी थे, और उसके बाद जब निर्वाचित सरकार बनी तो प्रथम महाधिवक्ता आपके थे
मेहरबान सिंह नेगी और वर्तमान महाधिवक्ता है SN बाबुलकर। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे RK धर और वर्तमान अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के हैं आपके इंदु कुमार पांडेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी डॉक्टर संतोष चौहान और वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आपकी कुसुम कंडवाल। इससे पहले विजया बर्थवाल थी, तो विजया बर्थवाल नहीं है अब जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं कुसुम कंडवाल। राज्य लोक सेवा आयोग जो आपका UKPSC है उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे NP नवानी। ठीक है, NP नवानी और वर्तमान अध्यक्ष आपके राज्य लोक सेवा आयोग के हैं डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह और वर्तमान मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी। प्रथम पुलिस महानिदेशक थे आपके अशोकांत शरण और वर्तमान पुलिस महानिदेशक आपके दीपम सेठ हैं। तो सबसे करंट में अभी जो नियुक्ति हुई है वो पुलिस महानिदेशक की हुई है दीपम सेठ, IPS दीपम सेठ वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं। तो ये वर्तमान और प्रथम जो नियुक्तियाँ हैं यही एग्ज़ाम में या तो प्रथम पूछ ली जाएगी या आपकी वर्तमान नियुक्ति पूछ ली जाएगी। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन चीज़ों को भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए अब कुछ मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन करवा देती हूँ। बहुत सारा मटेरियल हमारे पे हिंदी का है, ठीक है। तो आज मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन लाई हूँ, अगर आपको सही लगते हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हिंदी में कुछ मैंने विलोम शब्द और कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द लिए हैं। तो ये हिंदी के मैं पहली बार हिंदी करवा रही हूँ। एक्चुअल में हिंदी का एग्ज़ाम हमने जब भी दिया है तो बिना पढ़े ही हम हिंदी देते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लेकिन अब क्या है कि शायद हिंदी बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, ग्रुप C में तो शायद बहुत अच्छी हिंदी पूछी जाती है, तो शायद लेक्चर में भी अच्छी हिंदी पूछ ली जाए। तो अब ऐसा है कि हिंदी की क्लासेस हम चला रहे हैं, तो हिंदी के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है अभिसरण का विलोम क्या है? अपसरण, व्यतिकरण, अपनिर्धारण या अपवर्तन। तो शायद सभी इसका आंसर जानते होंगे। अभिसरण का विलोम आपका होता है अपसरण। हिंदी में तो बहुत प्रैक्टिस की, मतलब बहुत सारी हमारे पास मटेरियल होगा तो ही हम हिंदी अच्छी कर पाते, बहुत याद करना पड़ता है ना। अवनि का विलोम क्या होता है? पृथ्वी, जल, अंबर या पाताल। अवनि का विलोम होता है अंबर। अतिथि का विलोम, अतिथि मतलब मेहमान, आप जानते होंगे। अतिथि का विलोम होता है आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हो जाता। अतिथि का विलोम होता है आतिथेयी, ठीक है। आतिथ्य कोई सोचे तो ये नहीं होता, आतिथेयी होता है अतिथि विलोम। आवाहन का विलोम, आवाहन मतलब जैसे देवी देवताओं का आवाहन होता है ना, तो आवाहन का विलोम क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर, ये बिल्कुल मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं है। आवाहन का विलोम अनावाहन नहीं होता है, आवाहन का विलोम होता है आपका विसर्जन। देवताओं का आवाहन होता है, फिर क्या होता है? विसर्जन। तो आवाहन और विसर्जन। उन्मूलन का विलोम रोपण, नष्ट, अभ्युदय या निरूपण। तो उन्मूलन का विलोम होता है आपका रोपण, ठीक है। अब नशा उन्मूलन होता है, जैसे वन का उन्मूलन हो गया तो वनों का उन्मूलन किया गया है, तो अब वनों का क्या करना चाहिए? हमें रोपण करना चाहिए। तो उन्मूलन का विलोम क्या हो जाता है? आपके रोपण हो जाता है। अब कुछ मैंने लिए हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला, जैसे जिसके पास कुछ भी ना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाता है। जिसके पास कुछ ना होता है वो गरीब, दरिद्र और विनीत नहीं, बल्कि वो क्या होता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना होता है वो होता है अकिंचन। वह कवि जो तत्काल कविता करे, सुकवि, महाकवि, आसु कवि या राजकवि। जो कवि तत्काल कविता करता है वो होता है आपका आसु कवि, ऑप्शन नंबर C। आसु कवि होता है जो तत्काल कविता करता है। सिर से लेकर पैरों तक, सिरोधार्य, आपाद मस्तक, सिरोरेखा, इनमें से कोई नहीं। तो सिर से लेकर पैरों तक होता है आपका आपाद मस्तक, ऑप्शन नंबर B। आपाद मस्तक होता है सिर से लेकर पैरों तक। पलकों को गिराए बगैर, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो पलकों को गिराए बगैर होता है आपका अनिमेष। पलकों को गिराए बगैर जो चीज़ होती है, जिसको कहा जाता है कि बिना पलक गिराए, बिना पलक झुकाए, तो वो होता है आपका अनिमेष, ओके। और जिसकी इच्छा की गई हो, तो यहाँ वो होता है आपका इप्सित। वो इच्छित नहीं, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये आंसर नहीं है, बल्कि सही आंसर है आपका ईप्सित। जिसकी इच्छा की गई हो उसे कहा जाता है ईप्सित। आज मैंने 10 ही क्वेश्चन हिंदी के लिए हैं, तो मैंने बोला ना हिंदी की क्लास हम पहली बार कर रहे हैं, तो अगर आपको सही लगता है तो रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी हम हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ ट्रेंड में नहीं चलती हमारी, फिर उसको क्या करते हैं हम ना, क्लोज़ कर देते हैं ना। चलिए आपको जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, हम क्लासेस आपको कंटिन्यू करवाएंगे, मतलब एक दिन आपका हिंदी का रहेगा ही रहेगा।
और 10 से 20 क्वेश्चन हम आज जीके के भी करने वाले हैं, ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर या अहमदाबाद? तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है आपके जमशेदपुर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ठीक है, भारत में जब शुरू में आपका भारी उद्योग लगाए गए थे तो उस समय भिलाई, राउरकेला इस प्रकार के इस्पात संयंत्र लगे थे। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो उस समय सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के सहयोग से उस समय आपका भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सिकंदराबाद एवं हैदराबाद के मध्य कौन सी झील है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो सिकंदराबाद एवं हैदराबाद के मध्य जो झील है वो है आपकी हुसैन सागर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हो ऑप्शन को, ठीक है। तो चलिए, जोग या गरसोपा जलप्रपात आपका होता है शरावती नदी पर। नेक्स्ट है, गरम सूप के स्वादिष्ट, तो मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसमें सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं। गरम सूप के स्वादिष्ट होने का क्या कारण? और ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने कोई क्वेश्चन पेपर हुआ था, उत्तराखंड का नहीं है, अदर स्टेट का कोई पेपर हुआ है, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं, ठीक है। गरम सूप के स्वादिष्ट होने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होता है पृष्ठ तनाव कम होना। गरम सूप स्वादिष्ट तब होता है पृष्ठ तनाव कम होता है। पृष्ठ तनाव जब कम होता है तो अधिक जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। जीभ में ही जो क्षमता होती है स्वाद लेने की, जैसे ही जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर फैलेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट हो जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिका या केंद्रिक? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। पूछे गए क्वेश्चन हैं ये मैंने अपने आप नहीं बनाए हैं कहीं से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 23, 24, 25 और यहाँ पे 3-4 डेट दी गई हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, बाघ के लिए, हाथियों के लिए, एशियाई शेर के लिए। काजीरंगा जो आपका असम में है ये आपका प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सिक्किम, मासिनराम, नेतरहाट या दार्जिलिंग? एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है आपका मासिनराम। पहले चेरापूंजी था लेकिन अब ये असम हो गई, सो मासिनराम हो गया है। दोनों स्थान कहाँ पे? आपके मेघालय में ही हैं। सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या यूरोप? तो सुपीरियर झील आपकी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और जो आपकी 5 ग्रेट लेक्स हैं उन्हीं में से एक आता है आपका सुपीरियर झील, और ये मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। शरीर में इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है जो इंसुलिन स्रावित होता है ये स्रावित होता है आपके अग्नाशय से। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या पैराथायराइड? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है आपके थायराइड, ठीक है। थायराइड ग्रंथि होती है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे तो सही आंसर हो जाता है 7.4। मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है साइंस के। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या, पक्षी, कीट या कैंसर? तो ऑन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपके कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी का। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं? तो पेनिसिलिन की खोज करता है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आज की क्लास मैंने आपको बताया कि नया जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, एक इंट्रो टाइप की क्लास थी कि हम इस प्रकार के जीके क्वेश्चन करेंगे, और उस प्रकार उसके बाद हम ये मैं आपको बता दूं कि हम लेक्चरर स्क्रीनिंग को भी साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी 1 से 2 करवाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद है। तो हम क्या करेंगे, 1 या 2 ही क्लास हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, बाकी हम जीके, उत्तराखंड और हिंदी पे फोकस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।